Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. In the previous class हम लोगों ने सर्किट एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। सर्किट एलिमेंट के जो टाइप्स थे जैसे एक्टिव सर्किट एलिमेंट, पैसिव सर्किट एलिमेंट और उन सभी के एग्जांपल्स, फिर उसके सिंबल्स को ड्रॉ किया और उस सिंबल्स को यूज करके हम लोग ना सर्किट डायग्राम से रिलेटेड बात की। यह सर्किट डायग्राम से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। उसमें उस क्वेश्चंस में एक कहता है कि एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देगा और तब तुम्हें कहेगा कि इसमें कौन कौन से सर्किट मतलब किस तरीका से ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो तुम्हें ड्रॉ करने के लिए कहेगा। मतलब क्वेश्चन होगा ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर गिवन सर्किट एलिमेंट, या if you have one resistance, two variable resistance, switch, bulb, fuse, battery, etc. and some conducting wire, you have to draw circuit diagram। ठीक है। और एक क्वेश्चन होगा कि एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ होगा और उसमें सभी सर्किट एलिमेंट जहाँ जहाँ होंगे उसको A, B, C, D इस सब टाइप का नाम दिया हुआ रहेगा। तुम्हें कहेगा कि जस्ट राइट डाउन द सर्किट नेम ऑफ दिस सर्किट एलिमेंट। ओके, देखिए हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन बेस्ड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पे जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या कहेगा कि इफ यू हैव वन रेसिस्टेंस, वन वेरिएबल रेसिस्टेंस, वन switch, one 12-volt battery, one bulb, one ammeter, one वोल्टमीटर। इस सब तरीका के सर्किट एलिमेंट तुम्हें दिए हुए होंगे और तुम्हें सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यह देखो यहाँ पे हमारे पास वन रेजिस्टेंस, वन वेरिएबल रेजिस्टेंस, वन स्विच, इसको यहाँ कनेक्ट करो। ठीक है। और देखो यहाँ ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सर्किट एलिमेंट है। सभी 7 सर्किट एलिमेंट को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज कर रहा है वह देखिए पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। एमीटर जो है सभी के सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ से यहाँ वोल्टमीटर देख लो, वोल्टमीटर यहाँ कनेक्टेड है, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, नेगेटिव प्लेट से यहाँ। और ये हमारा स्विच है। ठीक है, स्विच को ऐसे भी शो किया जा सकता है या फिर ये ऐसे भी एक सिंबल से स्विच कर सकते हैं। तो
यह ना ओपन स्विच है, ओके दिख रहा है ओपन स्विच, तो वहां हमने ना उसमें नहीं लिखा है ओपन स्विच है कि क्लोज स्विच है, जब ओपन होगा तो उसको क्लोज कर दिया जा सकता है, क्लोज है तो उसको ओपन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहेगा। एक एग्जांपल एक क्वेश्चन ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि यह जो तुमने दे दिया गया, ठीक है, अब सर्किट एलिमेंट, पहले हमको सर्किट एलिमेंट दिया गया था, उस सर्किट एलिमेंट का यूज करके हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। अब यहां कह रहा है कि यह जो दिया हुआ है, यहां देखिए यहां नाम देंगे, यहां दे दिया हमने इसका नाम दे दो आप बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एंड यहां देखिए एच और इसका देखिए जे, ठीक है। अब कहेगा कि नेम द सर्किट एलिमेंट, तुम यहां उसका नाम लिखना शुरू कर दो, यहां से दिया गया है बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें जो पिछले सर्किट डायग्राम जो क्वेश्चंस में दिया गया था वो कंडक्टिंग वायर में लिखा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं लिखा हुआ होगा फिर भी उसको सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करने में तुम कंडक्टिंग वायर का यूज करोगे, लेकिन अगर जे का नाम दे दिया है तो उसका नाम तुमको यहाँ लिखना होगा। अब वो इस तरीके से तुम यहाँ लिख सकते हो, बी देखिए बैटरी है, सी देखिए सी क्या है एमीटर है, डी क्या है रेजिस्टेंस है, ई क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एफ क्या है बल्ब है। तो यहाँ पर इस तरीके से उसका नाम जो सर्किट एलिमेंट जो है उस तरीका जे जो है इसको कंडक्टिंग वायर लिखोगे आप, कंडक्टिंग वायर, ओके। तो इस तरीके से बाकी सभी का नाम लिख सकते हो, ये जो है एमीटर है, डी रेजिस्टेंस है, ई जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एफ जो है बल्ब है, जी क्या है वोल्टमीटर है, एच क्या है एच स्विच है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट का क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको आसानी से कर सकते हैं, ओके। अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक वी हैव वन एंड इट इज a very important topic, that is the very important topic is Ohm's law, because जब हम लोगों ने यहाँ पर यह वोल्टेज सोर्स लगाया और यह वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो होना शुरू किया, तो इस सर्किट में हाउ मच करंट इन ईच ब्रांचेज और ईच पाथ विल फॉलो, इसको कैलकुलेट करने के लिए ओम्स ने जो थ्योरी दिया है उसे हम लोग अवॉइड करेंगे। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि ओम्स लॉ, एक्चुअली अब हम उस सेक्शन में आ रहे हैं जहां पे हमें किसी सर्किट से होकर के कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा या कितना अमाउंट ऑफ करंट हमें रिक्वायरमेंट में है, तो उसके लिए हमें वोल्टेज सोर्स की क्या नीड होगी, इसकी बातें हम लोग करेंगे। तो यहाँ एक्चुअली इस चैप्टर में जो हमें रीड करना है उसमें यह कहते हैं जो ओम्स जॉर्ज साइमन ओम्स ने इस चीज की स्टडी इस तरीका से किया कि जैसे मान लो एक एल्युमिनियम का वायर है, क्योंकि यह क्या है कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ अगर वोल्टेज सोर्स V1 जब अप्लाई करते हैं तो वहां उसे करंट I1 मिलता है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर एल्युमिनियम ही है फर्स्ट, जब V1 वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए तो I1 करंट मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड V1 की वोल्टेज की वैल्यू जब से बढ़ा तो I2 करंट मिल गया, V3 की वैल्यू बढ़ा दिया फिर वोल्टेज का, फिर I3। इस तरीका से यह सभी जो कंडक्टिंग वायर जो कंडक्टर था
इसको अगर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं तो इस केस में देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसी कंडीशन में पार्टिकुलर वैल्यू करंट का मिल रहा है। फिर दूसरी बार जब हम लोग जब वोल्टेज को बढ़ाएं तो फिर I2 मिला, फिर I3, लेकिन यह I1, I2 और I3, इससे I2 और फिर I2 से I3, फिर I3 से I4 जो मिल रहा है यह एक फिक्स्ड फैक्टर से चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं? जब तक वह कंडक्टर, मेरा मतलब है एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, सिल्वर हो, जो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, जब तक वो सेम मटेरियल को यूज कर रहे हैं तब तक यह करंट का वैल्यू भी सेम ही फैक्टर से चेंज कर रहा है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि पहले ये 1 एम्पीयर आया तो यह ना सीधे 5 एम्पीयर हो गया, 5 एम्पीयर से यह 6 एम्पीयर हो गया, यह फिर 11 एम्पीयर, ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी जो चेंजिंग है यह 1 से अगर 3 एम्पीयर हो रहा है तो फिर यह 3 से 9 एम्पीयर हो रहा है, फिर 9 से 20 से, मतलब एक सेम फैक्टर से चेंज होते जा रहा है और वह फैक्टर हर बार कांस्टेंट रह रहा है, फिक्स्ड रह रहा है एक ही मटेरियल के लिए। लेकिन जब उस मटेरियल को चेंज कर दिया गया, दूसरी बार कॉपर वायर अगर कंडक्टिंग रूप में यूज कर रहे हैं तो इसमें फिर जो V1 हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें जो करंट का वैल्यू जो मिल रहा है वह I0, मतलब यह I1 वाला वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ अगर 0.5 एम्पीयर मिल रहा था तो यहाँ 0.5 एम्पीयर नहीं मिल रहा है, यहाँ वो करंट का वैल्यू फिर चेंज है। फिर उसी तरीका से जब V2 किए हैं तो यहाँ पर I2, यहाँ पर फिर I1 मिल रहा है, यहाँ पर फिर I1 मिल रहा है, फिर V3 कर रहे हैं, फिर यहाँ पर I2 मिल रहा है, फिर इस तरीका से होते हुए फिर V4 कर रहे हैं, फिर I3 मिल रहा है। लेकिन जो कांस्टेंट और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ जिस तरह V1 वोल्टेज पर जो I1 करंट मिल रहा था, V2 पर जो I2 मिल रहा था, इस I1 और I2 में जो चेंजिंग जिस फैक्टर का साथ था वही चेंजिंग I2 से I3 में है, वही I3 से I4 में है। मतलब फैक्टर, चेंजिंग फैक्टर जो है वह फिक्स है एल्युमिनियम के लिए। ठीक उसी तरीका से जब कॉपर यूज कर रहे हैं तो इसमें भी यह V1 से जो I0 मिल रहा है और V2 से जो I1 मिल रहा है, इस I0, I1 और I2, I3 इस सब में फिर चेंजिंग का जो फैक्टर है वह सेम है। उस चेंजिंग के फैक्टर में फिर कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। इससे जॉर्ज साइमन ओम के माइंड में एक ऑब्जर्वेशन आया और उस ऑब्जर्वेशन को रीड करके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि व्हेन a voltage is applied to the circuit, then the current flowing through the circuit is directly proportional to the applied voltage. Mathematically, we can say V is directly proportional to I. Okay? ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट लगाया पहले स्टेटमेंट देने से पहले कि अगर टेम्परेचर को हम लोग चेंज कर देते हैं तो क्या होता है। तो तुम सबको पता है टेम्परेचर को चेंज करने से एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिंग प्रॉपर्टी, उसमें भी चेंजिंग होती है और उसमें चेंजिंग होने से यह करंट का वैल्यू चेंज होने लगता है। इसमें जो फैक्टर जो था, जो वेरियस जो फैक्टर था वह फैक्टर अल्टर होने लगता है। तो यह स्टेटमेंट सही नहीं रह पाता है। इसीलिए यह उन्होंने जॉर्ज साइमन ओम ने जब ओम्स लॉ दिया तो उन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कहा उन्होंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अप्लाइड वोल्टेज V is directly proportional to I। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ या स्टेट द ओम्स लॉ, तो लिख सकते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द अप्लाइड वोल्टेज V is directly proportional to the current flowing through the circuit। दिस इज a statement of Ohm's law। हमने यहाँ मैथमेटिकली लिखा है यहाँ V is equals to V is directly proportional to I, and after that actually you all of you are well known about the concept of proportionality sign। यहाँ जो proportionality sign जो देख रहे हो, यह proportionality sign ये कह रहा है कि जैसे जैसे V का वोल्टेज वैल्यू मतलब वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे करंट I का वैल्यू बढ़ेगा। बट वन थिंग here it is important to note down, and that is क्या हम लोग सिर्फ ऐसा ही कह दें कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा तो हम लोग हमारा कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू जस्ट इंप्रूव दिस स्टेटमेंट एंड एडिंग सम कॉन्सेप्ट लाइक दिस कि जब हम लोग
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखे। यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग थ्रू आउट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो अभी इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि एक V1 वोल्टेज से V2 और V2 से V3 या V3 से V4 जो हो रहा था, इसमें वह एक फैक्टर को हमेशा कांस्टेंट लेके चल रहा था कि 0.2 से 0.4 हुआ है तो 2 हुआ फैक्टर, 0.4 से फिर 0.8 होगा, फिर 2 होगा फैक्टर, फिर 0.8 से 0.16 होगा, फिर 2 होगा फैक्टर। तो यह जो फैक्टर वहां 0.2 है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और यही उस कांस्टेंट का वैल्यू होगा। तो उसे इस स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं V = RI। ये स्टेटमेंट ओम्स लॉ का आता है, लेकिन तुम बुक्स में देखोगे कोई नहीं, इसको फिर से रीअरेंज कर दीजिए तो V = IR। Here this R is proportionality constant, but it is depending upon the property of a matter or a conductor that is known as resisting property, and it is also defined as resistance of that material. So here V is = applied voltage, I is equal to value of current, and R is resistance। और क्या बोलते हैं इसे? प्रोपोर्शनलिटी। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। हम लोग एकदम से क्लियरली इसको समझ गए कि यह क्या है। V = IR जो जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है जो यह बताता है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से अगर हम करंट को फ्लो करते हैं तो उसके लिए जो वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं उस वोल्टेज सोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है यह होता है। जो यहाँ पर स्टेटमेंट में मतलब मैंने बता ही दिया है कि स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, you will write like this कि the Ohm's law states that the applied voltage V is directly proportional to the current flowing through the circuit, and if you are going to define resistance with the help of Ohm's law, then you can say that the resistance, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, the resistance R is equals to, or the resistance R is the ratio of voltage to the current flowing through the circuit। तो यहाँ देखिए V = IR लिखे हैं, V = IR लिखे हैं, तो R = क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, ठीक है। इसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? समझ गए इस चीज को? ये बिल्कुल ही न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग आज पढ़े हैं, जो इसको एक बार अपने नोट्स में इसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद आई थिंक आज के क्लासेस के बाद जो हम लोग फर्स्ट 2 या 3 वीडियो गया है रेजिस्टेंस वाला, उस सेम वीडियो को हम रिपीट करेंगे तो तुम्हारे लिए कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रिमेनिंग चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स ही पढ़ेंगे, जो हमें इस चैप्टर्स पे कमांड देगा और हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उस नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वह जस्ट रिवीजन एक बार रिव्यू कर लेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। उससे रेजिस्टेंस में जब उसका लेंथ को चेंज करते हैं या उसके एरिया को चेंज करते हैं तब उसके वैल्यू में क्या चेंजिंग आता है ये, और उसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। एंड आई थिंक पावर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डोंट वरी, वी विल अगेन रिपीट दिस थिंग इन कमिंग वीक। ओके, सो जस्ट इसके जो सब्जेक्ट नोट्स है, मेरा मतलब है जो फेयर की कॉपी है, जो कुछ भी अभी सीक्वेंस जो पढ़ रहे हैं उसको उसी सीक्वेंस में अपने उस सब्जेक्ट की कॉपी में लिखते चलोगे, जो तुम्हें एग्जामिनेशन के टाइम पे रिवाइज करने में काफी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।